हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, जीटीयू के 7 सेमेस्टर के रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं, जो जीटीयू के अंदर एटलीस्ट 4 से 7 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। बेसिक थिंग इज दैट ये चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट आप लोग थर्ड सेम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हो, आप लोग 6 सेमेस्टर के अंदर एप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ चुके हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है तो बेसिक कंसेप्ट के साथ में ही शुरुआत करनी पड़ेगी। सो हमारा चैप्टर पहला इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आप लोग पढ़ने वाले हो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। आप लोग पढ़ोगे रेफ्रिजरेशन का यूनिट क्या है, आप लोग पढ़ने वालों सीओपी क्या होता है। उसके अलावा द बेसिक फंडा कि हमारा रेफ्रिजरेशन, हमारा रेफ्रिजरेटर, हमारा एयर कंडीशनर किस लॉ के ऊपर काम करता है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कुछ है तो वो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑन विच योर रेफ्रिजरेटर, योर एयर कंडीशनिंग, योर वाटर हीटर, योर गीजर, योर रूम हीटर वर्क्स। हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक कंसेप्ट के साथ रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन। रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन समझना है, सिर्फ इतना समझ के चलो, अगर किसी स्पेस में से, किसी एरिया में से आपको हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है। अभी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या होता है? हीट एनर्जी को अगर आप एब्जॉर्ब कर रहे हो मीन्स यू आर जस्ट रिमूविंग द एनर्जी एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। सो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारे लिए क्या बनती है? The amount of heat energy to be removed from the required space or region to down or cool down the temperature of that particular area, उस इफेक्ट को बोला जाता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी बेसिक 2 कंपोनेंट जो आप लोगों ने वर्किंग कंडीशन पे हमेशा देखे हुए हैं। एक तो हमारे घर में होता है रेफ्रिजरेटर, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, दूसरा हमारे घर में होता है एयर कंडीशनिंग सिस्टम। फिर से एक बार रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन, अगर किसी रिक्वायर्ड स्पेस या एरिया में से हीट एनर्जी रिमूव कर दी जाए और हीट एनर्जी रिमूव करने पर उस पर्टिकुलर स्पेस या रीजन का टेम्परेचर डाउन होता है, दैट इफेक्ट इज नॉन एज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन का मतलब अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलना चाहो तो ठंडा करना। जो आप लोगों ने 5th सेमेस्टर हीट ट्रांसफर में पढ़ा था कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या था? कंडेंसेशन का मतलब ये था कि वेपर फॉर्म की आपकी जो स्टीम है उसको आप कूल कर रहे हो, उसको आप ठंडा कर रहे हो। आप अपने वेपर को गैसियस फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो ना। वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट क्यों होता है? वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट इसीलिए हो रहा है कि वेपर की जो एनर्जी है उस एनर्जी को आपने एब्जॉर्ब कर लिया। वेपर की जो एनर्जी है उस एनर्जी को आपने उसमें से रिमूव कर दिया। जैसे ही वेपर में से एनर्जी रिमूव होगी, जो मॉइस्चर है वो ठंडे हो जाएंगे और वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल भाषा में कंडेंसेशन। वही चीज यहाँ पर है, बस फर्क इतना, नाम अलग, रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन का मतलब फिर से एक बार, किसी एरिया में से एनर्जी रिमूव करो, टेम्परेचर नीचे लेके जाओ। टेम्परेचर कितना नीचे लेके जाना है? हाँ, एक चीज ध्यान में रखना है, द टेम्परेचर शुड बी बिलो एटमॉस्फेरिक लेवल। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपको टेम्परेचर तो डाउन ले जाना है, लेकिन वो टेम्परेचर कितना डाउन होगा? वो टेम्परेचर का वैल्यू होगा एटमॉस्फेरिक लेवल से नीचे। मतलब मान लो अभी सराउंडिंग का टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है और अगर आप इस पर्टिकुलर स्पेस या एरिया को 29 डिग्री सेल्सियस से बिलो लेकर जाते हो, लाइक 24, 25, वो आप बोल सकते हो कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट द डेफिनेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या है? रेफ्रिजरेंट एक सब्सटेंस है। हम लोगों ने पढ़ लिया, आपको पता है कि भी रेफ्रिजरेटर जैसी चीज होती है, हमको पता है कि भी एयर कंडीशनिंग जैसी चीज होती है, हमको पता है कि इंडस्ट्रीज के अंदर VRS, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। इन सारे डिवाइसेस के अंदर हमको कूलिंग इफेक्ट मिलती है। हमको ये पता है कि कूलिंग इफेक्ट मिल रही है, बट वो कूलिंग इफेक्ट क्यों मिल रही है? उसके पीछे का मेन सोर्स क्या है, किसकी वजह से मिल रही है, कौन सा सब्सटेंस है? दैट सब्सटेंस इज रेफ्रिजरेंट। That substance is refrigerant. Refrigerant is the chemical composition substance. Refrigerant की definition आप कैसे बोलोगे? Refrigerant आपको बोलना है तो आप इस तरह से बोल सकते हो, it is a substance which is used to absorb the heat energy from the required space or region to be cooled. एक region, एक space, एक area, एक particular arena जिसको आपको ठंडा करना है,
मैंने पहले हम लोगों ने रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन में देखा, अभी ठंडा करना है मतलब क्या करना पड़ेगा, तो भाई एनर्जी रिमूव करनी पड़ेगी। अभी एनर्जी ऐसी तो रिमूव होने वाली नहीं है, उस एनर्जी को रिमूव कौन करेगा? उस एनर्जी को रिमूव करने का काम रेफ्रिजरेंट का होता है। तो डेफिनेशन रेफ्रिजरेंट की क्या बनती है? रेफ्रिजरेंट की डेफिनेशन बनती है, इट इज अ सब्सटेंस which is used to absorb the heat energy from required space to be cooled। जिस एरिया को आपको ठंडा करना है उस एरिया में से एनर्जी रिमूव करने का काम जो कंपोनेंट करेगा, जो सब्सटेंस करेगा, उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट आप लोग 6 सेमेस्टर में अपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हो। प्राइमरी सेकेंडरी टाइप के रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के रेफ्रिजरेंट्स होते हैं। हमारे घर में फ्रिज में इसी में जो रेफ्रिजरेंट यूज होता है वो भी आप लोग पढ़ चुके हो। दोज आर द हाइड्रोकार्बन्स। मतलब सिंपल अगर आपको बोला जाए तो यू कैन से रेफ्रिजरेंट इज नथिंग बट द केमिकल कंपोजिशन, अलग अलग केमिकल का कंपोजिशन करके बना हुआ एक सब्सटेंस है। जैसे हमारे फ्रिज के अंदर होता है R134, हमारे एसी के अंदर होता है R32, R34, R33, जो कि दो ग्रुप के अंदर क्लासीफाई होते हैं, या तो मीथेन या तो इथेन। वो सेम फंडा फिर आप लोग पढ़ोगे इसके सेकंड चैप्टर के अंदर। फिलहाल रेफ्रिजरेंट की डेफिनेशन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। वीडियो के अंदर ऐसा है कि इस चैप्टर में से डेफिनेशन अगर आ रही है तो 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 में से किसी 3 या तो कोई एक डेफिनेशन के आने के चांस है। तो हमारे सिलेबस में बहुत सारी डेफिनेशन है, उसमें से किसी एक के चांस है। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन IMP, जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेके आते हैं उन लोगों के लिए BME के अंदर ये टॉपिक आ जाता है। हमारे अपने थर्मोडायनेमिक्स में भी ये टॉपिक आ चुका है, यहाँ पर फिर से वो रिवाइज हो रहा है। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज 1 PR। रेफ्रिजरेशन का अगर आपको यूनिट देना है तो आप देते हो 1 PR। नाउ व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ इट? डेफिनेशन कैसे? भाई बेसिक कंसेप्ट से समझो। अगर आप लोगों को आइस प्रोड्यूस करना है, अगर आपको आइस बनाना है, अब आइस आप किस में से बनाने वाले हो? बर्फ किस में से बनेगा? तो पानी में से बनेगा। अगर आपको वाटर का कन्वर्जन बर्फ के अंदर, सॉलिड के अंदर अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हमको सबको प्रैक्टिकली ये चीज़ जानते हैं कि वाटर के अंदर से एनर्जी रिमूव करो तो वो आपका जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हम लोगों ने घर पे देखा हुआ हमारे फ्रिज के अंदर, फ्रीजर में बेसिकली होता क्या है कि अगर वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस गया, अगर वाटर का टेम्परेचर आप 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक डाउन ले जा रहे हो तो डेफिनेटली 100% उस लिक्विड का सॉलिड फॉर्म में कन्वर्जन हो जाएगा। ये बेसिक फंडा हम सबको पता है। उसी के बेस पर रेफ्रिजरेशन की यूनिट डिफाइन होती है। डेफिनेशन यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की कुछ इस तरह से, टू प्रोड्यूस 1 ton of ice, to produce 1 ton of ice at 0 degree Celsius temperature. Now the temperature will be constant. अभी टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इज द पॉइंट वेयर यू आर गेटिंग 100% कन्वर्जन ऑफ योर लिक्विड इनटू द सॉलिड। आप 0.01 नहीं लिख सकते हो, आप 0.01 लिख रहे हो मतलब आप गलत हो। बिकॉज 0.01 क्या 0.001 भी होगा ना, दैट इज द टेम्परेचर वेयर योर आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग। आइस का मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर where your liquid is 100% converted into the solid। ये टेम्परेचर की वैल्यू याद रखना। जनरली हम लोगों को ये लगता है कि 0.1 है तो अभी इसको बर्फ बोल दो। यस, दैट इज द पॉइंट वेयर यू आर गेटिंग आइस। वहाँ पर आइस तो है लेकिन वो आइस का मेल्टिंग स्टार्ट हो चुका है। वहाँ पर आपको 3 फेज मिलेंगे। आपने पढ़ा होगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, 3 फेज मिलेंगे। एक तो होगा आइस, दूसरा होगा वाटर में कन्वर्जन स्टार्ट हो चुका है तो आपको पानी मिलेगा, और तीसरा होगा वेपर फॉर्म ऑफ योर आइस। कभी भी बर्फ के ऊपर देखना व्हाइट कलर का स्मोक आपको दिखाई देगा, दैट इज द वेपर फॉर्म ऑफ योर वाटर। क्योंकि चिलिंग इफेक्ट, वो चिल्ड है एकदम। चिल्ड होने की वजह से जैसे ही आप उसको एटमोस्फेयर में लाओगे वो सॉलिड फॉर्म वाला तुरंत ही तुम्हारा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम लोगों ने 3rd सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, सब्लिमेशन। अगर किसी एक स्टेट का डायरेक्ट तीसरे स्टेट के अंदर कन्वर्जन होता है, मतलब सॉलिड से सीधा वेपर, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। वो सब्लिमेशन फॉर्म, दैट इज द सब्लिमेशन। खैर डेफिनेशन पढ़ते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की। टू प्रोड्यूस 1 ton of ice at 0 degree Celsius temperature while within 24 hours of time। अभी ये 24 घंटा यानी 24 घंटा ही होना चाहिए।
23 घंटा 59 मिनट्स भी नहीं चलेगा, 24 घंटे यानी 24 घंटे ही चाहिए, 24 आवर्स ही चाहिए टू प्रोड्यूस 1 ton of ice at 0 degree Celsius temperature within 24 hours. The amount of latent heat, ये पूरा टेक्निकल वर्ड है, द अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट, क्योंकि अगर आपने लेटेंट हीट वर्ड इस डेफिनेशन में नहीं लिखा है तो तुम्हारी डेफिनेशन आधी गलत है, मतलब 1 मार्क्स की जगह आधा मार्क्स मिलेगा। लेटेंट हीट क्यों इंपॉर्टेंट है मैं नेक्स्ट में बताता हूँ, पहले इतनी डेफिनेशन समझते हैं। टू प्रोड्यूस 1 ton of ice at 0 degree Celsius temperature within 24 hours limit the amount of latent heat to be removed from the water. The amount of latent heat to be removed from the water is known as the 1 TR. Latent heat. Now, what is latent heat? Latent heat किसको बोलते हैं? जब फेस चेंज करने के लिए, जो भी सब्सटेंस के अंदर फेस चेंज करने के लिए एनर्जी आप ट्रांसफर कर रहे हो या एनर्जी उस सब्सटेंस में से रिमूव कर रहे हो, ऐसी एनर्जी की वैल्यू जिसको ट्रांसफर करने पर या एब्जॉर्ब करने पर सब्सटेंस का फेस चेंज हो जाता है। सब्सटेंस का फेस चेंज होना, फेस चेंज होना मतलब क्या? सॉलिड है तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड है तो वेपर बन जाएगा, अभी रिवर्स, वेपर है तो लिक्विड बनेगा और लिक्विड है तो सॉलिड बनेगा, मतलब इसको फेस चेंजिंग बोलते हैं। ऐसी कोई भी वैल्यू, मतलब ऐसी अमाउंट की एनर्जी अगर आप किसी सब्सटेंस में से रिमूव करते हो तो वो जो एनर्जी बनती है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज द लेटेंट। अगर आप लोगों को आइस प्रोड्यूस करना है तो वाटर में से, हमने डेफिनेशन पढ़ा कि वाटर में से एनर्जी रिमूव करनी पड़ेगी। वो एनर्जी कितनी रिमूव करनी पड़ेगी? वो एनर्जी रिमूव करनी पड़ेगी लेटेंट हीट के थ्रू। जो एनर्जी रिमूव करनी पड़ेगी वो बनेगी लेटेंट हीट की। तो 1 TR की डेफिनेशन फिर से एक बार, टू प्रोड्यूस 1 ton of ice at 0 degree Celsius temperature within 24 hours limit, the amount of latent heat to be removed from the water is known as the 1 TR. अभी इस डेफिनेशन के पैरामीटर को पकड़ के चलते हैं। हमने बोला 1 टन, जनरली 1 टन का मतलब होता है 1000 किलोग्राम। आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है। लेकिन यहाँ पर जब वाटर आइस में कन्वर्ट होगा, at that time that 1 ton will give you this much of mass, 907.18 kg। तब आपको वो ये वैल्यू, द लेटेंट हीट ऑफ द वाटर, फेस चेंज करना है आपको, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन करना है, तो लेटेंट हीट कितनी? तो वाटर की लेटेंट हीट है 334.7 किलो जूल पर किलोग्राम। इसको राउंड फिगर में आप कितनी सारे बुक्स के अंदर राउंड फिगर में वैल्यू देखोगे 335 लेकर चलो तो अभी चलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू पॉइंट के अंदर लेना है तो ये वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू 1 ton of ice के लिए अगर आपको लेना है तो 1000 किलोग्राम नहीं है, वो है 907.18 किलो। किसके रिस्पेक्ट में था? विदिन 24 आवर्स। 24 आवर्स पर आवर कितना जा रहा है, पर आवर कैसे हीट ट्रांसफर हो रही है, ये उसकी वैल्यू। पूरा सिंप्लीफिकेशन करोगे आपको आंसर मिलेगा 210.85 किलो जूल पर मिनट। इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, यहाँ पर बनेगा जूल पर सेकंड, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो डिवाइडेड बाय 60। फिर सिंप्लीफिकेशन करोगे, वैल्यू मिलेगी 3.5 किलोवाट। स्टैंडर्ड वैल्यू। आप भविष्य में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, मैकेनिकल के अंदर आप लोगों को ये सवाल मिलेगा कि 1 TR मीन्स हाउ मच किलोवाट। एक क्लास 3 की अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये सवाल मिल सकता है, आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी एक सवाल मिल सकता है। बे वाटर की लेटेंट हीट कितनी होती है? 1 ton ऑफ आइस है तो कितना किलोग्राम कहा जाएगा, कितने टाइम लिमिट के अंदर वो हो रहा है, या फिर किलो जूल पर मिनट में इसकी वैल्यू कितनी है, ये भी पूछा जाता है। सो स्टैंडर्ड वैल्यू है 210.85 किलो जूल पर मिनट। इस मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हो डिवाइडेड बाय 60, और सेकंड में कन्वर्ट करो मतलब बनेगा जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड बना मतलब पावर का यूनिट बना, दैट इज वॉट, इसीलिए वॉट किलो जो है 3.5 किलो। 1 TR इज इक्वल टू 3.5 किलो। जब इतनी एनर्जी रिमूव होती रहेगी पर सेकंड, तब जाकर के तुम्हारा 1 ton ऑफ आइस प्रोड्यूस हो सकता है। सो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन ये होता है। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन के बाद में पैरामीटर, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। देखो
अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ चुके हो। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बेसिकली दो स्टेटमेंट से होता है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट जो होता है वो बेसिकली आईसी इंजिन्स के लिए, आप बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके हो, आपने अब 7 सेम में आ चुके हो, 6 सेमेस्टर आपने पढ़ा हुआ है। कभी भी इंजन की जो होती है वो एफिशिएंसी फाइंड आउट की जाती है। आपने हमेशा एफिशिएंसी फाइंड आउट की होगी, 6 सेमेस्टर ईटी के अंदर आता है। आपने मैकेनिकल एफिशिएंसी पढ़ा होगा, आपने थर्मल एफिशिएंसी पढ़ा होगा, आपने ओवरऑल एफिशिएंसी पढ़ा होगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पढ़ा होगा। वो एफिशिएंसी फाइंड आउट की जाती है हीट इंजन्स के लिए। मतलब उसका हीट इंजन का हमारा बेस्ट एग्जांपल है आईसी इंजन, जो हमारे 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है। उसका उल्टा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो क्लॉसियस स्टेटमेंट है उसके लिए आता है। एफिशिएंसी का बेसिक मतलब क्या होता है कि एक इंजन की काम करने की ताकत कितनी है, वो हम लोग परसेंटेज में डिफाइन करते हैं। आप एफिशिएंसी हमेशा कैसे डिफाइन करते हो? परसेंटेज में। आपने जो भी वैल्यू फाइंड आउट की उसके लास्ट में आप लिखोगे परसेंटेज, 35%, 38%, वो परसेंटेज में होता है। उसका उल्टा यहाँ पर सीओपी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस तुमको एक सिंगल डिजिट में या डबल डिजिट में वैल्यू के तौर पे मिलेगा, वैल्यू के तौर पे। यहाँ पर आपको कोई डेजिग्नेट नहीं करना है कि ये परसेंटेज में है या हैशटैग में है या वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं, एक सिंपल वैल्यू। हाँ, एक चीज याद में रखनी है कि सीओपी जो होता है दैट ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सीओपी कभी 1 से कम नहीं हो सकता, ये याद रखना। मतलब अगर आप इसका एग्जांपल सॉल्व कर रहे हो, आपको किसी एग्जांपल, मान लो एयर कंडीशनिंग सिस्टम का कोई एग्जांपल दे दिया, आपको सीओपी फाइंड आउट करना है, आपने कैलकुलेशन किया, सीओपी आपको मिल रहा है मान लो 0.9, तो आप गलत हो, क्योंकि सीओपी कभी भी 1 से नीचे हो ही नहीं सकती। द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड द रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 3-4 तक जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मतलब आपने कभी प्रैक्टिकल किया हुआ और आपकी सीओपी की वैल्यू मान लो 7 और 8 आ रही है ना, तो क्या मतलब, क्योंकि लेटेस्ट अभी जो रेफ्रिजरेटर मार्केट में अवेलेबल है उसकी भी सीओपी बड़ी मुश्किल से 4 जाती है। तो 8 की रेफ्रिजरेटर की सीओपी तो इम्पॉसिबल है। सीओपी क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। डेफिनेशन याद रखिए, फॉर्मूला याद रखो, डेफिनेशन बनेगा। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। अगर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट नहीं बोलना है तो वर्ड यूज करो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। कैपेसिटी क्यों आ रहा है मैं समझा। COP, coefficient of performance, can be defined as the ratio of refrigerating effect to the work done on compressor. इन दोनों का रेशियो मतलब तुम्हारी COP। वर्ड रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की जगह रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्या? आपका डिवाइस, आपका इंस्ट्रूमेंट कितनी कूलिंग इफेक्ट दे सकता है, दैट वैल्यू। क्यों ऐसा? एयर कंडीशनिंग को पकड़ के चलो, आप एसी परचेस करने जाओगे मार्केट के अंदर, तो एसी परचेस करने से पहले आप क्या बोलोगे? आपके जनरली आपका वर्ड जो होगा वो होगा भाई 1 टनનું एसी જોઈએ છે, 1.5 ટનનું એસી જોઈએ છે, 2 ટનનું એસી જોઈએ છે। हम जनरली ये बोलते हैं that 1 ton, 1.5 ton, that 2 ton is what? That is the cooling capacity or refrigerating capacity to be produced by your device। वो उसकी कूलिंग कैपेसिटी प्रोड्यूस करने की वैल्यू। तो हमने वन क्लियर देखा था ना, ये वही कि आपका डिवाइस उतना कूलिंग प्रोड्यूस कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। समझ में आ रहा है? आप फ्रिज लेने जाओ, फ्रिज बेचने वाला आपसे ये पूछेगा अभी कितनी लीटर ना कैपेसिटी नो फ्रिज જોઈએ છે, कितना लीटर? तो आप बोलोगे 190 लीटर, 220 लीटर, 230 लीटर। दैट 220, 230 लीटर इज व्हाट? That is the refrigeration capacity of your compressor. That 1 ton, 1.5 ton is what? That is the refrigeration capacity to be produced by the compressor. Compressor इतनी cooling effect produce करवा के दे सकता है by compressing or refrigerating. So refrigeration capacity, ये जो 1.5 टन 1 टन बोलते हैं ना, वो एक्चुअली ये है COP के लिए। To the definition के हिसाब से to the work done on compressor, भी cooling effect तो मिली, लेकिन उसके आगे तो कुछ तो था। क्या था? हमारे VCR है, ये हमारा सारा का सारा VCR है।
वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम मतलब कि हमारे डिवाइस में कंप्रेसर, यू नो इट कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कंप्रेसर होता है, फ्रिज के अंदर कंप्रेसर होता है। अभी कंप्रेसर हाथ से तो चलेगा नहीं, उस कंप्रेसर को चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी है। मीन्स यू आर गिविंग ए वर्क, सॉरी टू प्रोड्यूस अ वर्क यू आर गिविंग सम काइंड ऑफ एनर्जी टू द कंप्रेसर। कंप्रेसर में से वर्क लेने के लिए आप लोगों ने एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दी है, तो वो तुम्हारा इनपुट हो गया। तुमको जो कूलिंग इफेक्ट मिला वो तुम्हारा आउटपुट हो गया। दैट आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, COP, ये तुम्हारा आउटपुट है जो तुमको मिलने वाला है, ये तुम्हारा इनपुट है जो तुमने सिस्टम के अंदर दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दैट वर्क डन ऑन कंप्रेसर, उसकी वैल्यू कितनी, इन दोनों का रेशियो लोगे ऑलवेज ऑलवेज, अगर आप सही जा रहे हो तो ग्रेटर देन 1। COP कभी 1 से कम नहीं होगी, COP हमेशा 1 से ज्यादा। ठीक है, नाउ बेसिक कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये समझ में नहीं आया तो तुम्हारा फ्रिज और AC समझना आपको काम का नहीं है इंजीनियर के लिए। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, मैंने बोला सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बेसिकली 2 स्टेटमेंट से होता है, केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा AC इंजन के लिए, और क्लॉसियस स्टेटमेंट जो होता है वो होता है तुम्हारा हीट पंप, तुम्हारा रेफ्रिजरेटर, तुम्हारा एयर कंडीशनिंग डिवाइस, हमारे घर पे जो गीजर होता है, हम जो रूम हीटर का यूज करते हैं, हम जो वाटर हीटर का यूज करते हैं, ये सारे डिवाइसेस हैं जो प्रोसेस स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं। कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल फंडा समझ के चलो, लोकल नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में आपको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ऐसे सारे डिवाइस जो कोल्ड बॉडी में से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, कोल्ड बॉडी में से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, वर्क प्रोड्यूस करेंगे, दैट वर्क इज रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, कुछ वर्क प्रोड्यूस करेंगे, और फिर वो अमाउंट की एनर्जी, मतलब जो भी रिजेक्टेड हो गया। देखो कोई भी डिवाइस 100% वर्क नहीं देता, वैसे यहाँ पर आपका फ्रिज AC भी कोई 100% काम करके नहीं देगा, देयर इज सम हीट लॉस। वो जो हीट लॉस है दैट लॉस विल बी एट द हॉट बॉडी। यहाँ पर हॉट बॉडी मतलब क्या है, ये बनेगा तुम्हारा एटमॉस्फेयर और ये बनेगा हमारा फ्रिज की बॉडी या फिर रूम। अगर AC की बात हो रही है, अगर आप एयर कंडीशनिंग की बात कर रहे हो तो तुम्हारा रूम जहाँ पर तुमने AC लगा के रखा है, और अगर आप रेफ्रिजरेटर की बात करो तो रेफ्रिजरेटर की तो खुद की डिफाइनेड बॉडी होती है। क्लॉसियस स्टेटमेंट यही कहता है कि ऐसी पर्टिकुलर बॉडी जो है, अभी जो बॉडी होती है उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ऑब्वियसली कम होता है, कभी भी ज़्यादा नहीं निकलेगा। अभी आप किसी रूम में बैठे हो, आप कहीं पर भी बैठे हो, तो एटमॉस्फेयर में मान लो 32 डिग्री या 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर आपको उससे 1 डिग्री 2 डिग्री कम ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट वन थिंग कि आपका रूम पूरा पैक है, किसी चीज़ों से पैक है, कोई वर्किंग डिवाइसेस से पैक है, ह्यूमन बॉडीज बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से थर्मल रेडिएशन फैल रहा है, तो बात अलग है। बाकी अगर आप एक सिंगल डबल, एक या 2 जन बैठे हुए, कोई बहुत बड़ा रूम है या छोटा सा रूम है जो पूरा खाली है, तो वहाँ पर टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से कम बनेगा। अल्टीमेटली बात यह है, ये मैंने AC के रिगार्डिंग बोला, बाकी फ्रिज के लिए अगर बुलाया जाए तो फ्रिज की डिफाइनेड बॉडी के लिए उस बॉडी का जो टेम्परेचर होगा, फ्रिज की बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो एटमॉस्फेयर की बॉडी के टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के जितना नहीं है, दोनों के बीच में फर्क रहेगा। फ्रिज के बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से कम। क्लॉसियस स्टेटमेंट का कहना क्या था कि ये जो बॉडी थी, ये बॉडी में से एनर्जी एब्जॉर्ब की गई। अब VCRS पढ़ चुके हो, VCRS के अंदर क्या होता है कि भाई इवापोरेटर जो होता है वहां पर रेफ्रिजरेंट आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। इवापोरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट होता है वो वहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। वो एनर्जी एब्जॉर्ब किया मतलब क्या है, वर्क प्रोड्यूस। अभी एनर्जी एब्जॉर्ब तो कर ली, फिर वो कंप्रेसर में गया, कंप्रेस हुआ, हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट हुआ, फिर वो कंडेंसर में जब जाता है तो जो एनर्जी थी वो एनर्जी एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई। क्योंकि आप रेफ्रिजरेंट को कभी भी हाई टेम्परेचर वाले सोर्स पे ले जाके यूज नहीं कर सकते। रेफ्रिजरेंट टू बी कूल्ड व्हाइल एंटरिंग इनटू द इवापोरेटर।
वो जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी कहाँ पर रिलीज होती है? तुम्हारे एटमॉस्फेयर। क्लॉसियस स्टेटमेंट यही कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस which will absorb the heat energy from the lower temperature region, जो lower temperature region से energy absorb करे, and will produce network effect। कोई डिवाइस एनर्जी absorb कर रहा है तो वो वर्क प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। rather than the transfer of heat का मतलब क्या हुआ कि नेटवर्क इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। नेटवर्क मतलब इनपुट माइनस आउटपुट, हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिजेक्टेड। हीट एब्जॉर्ब 100% पूरा का पूरा यहाँ पे यूटिलाइज होगा नहीं। फॉर एग्जांपल मान लो हीट पंप ने मतलब कि तुम्हारे रेफ्रिजरेटर ने बॉडी में से 50 किलो जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब की ठंडा करने के लिए, तो वो 50 किलो जूल का पूरा वर्क में कन्वर्जन नहीं होगा। देयर इज सम हीट, उसने 50 एब्जॉर्ब किया तो 30 रिजेक्ट कर दिया। दैट 50 माइनस 30 that 20 is the output of your work, that 20 kilojoule is the output। वही चीज हमारे एसी इंजन के अंदर भी होता है, वही चीज हमारे फ्रिज के अंदर भी होता है, इन सारी बॉडीज के अंदर भी होता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, गीजर को ले लो। गीजर जनरली हम लोगों को ये लगता है कि भाई गीजर तो डायरेक्ट कांटेक्ट में, भाई आपने स्विच गिराई, इलेक्ट्रिसिटी आई, तुम्हारी कॉइल गर्म हुई, पानी के कांटेक्ट में रहा और तो पानी गर्म होकर बाहर आ गया। इट इज नॉट लाइक दैट। गीजर की कॉइल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो सराउंडिंग में बॉडी के अंदर रिलीज करती है। गीजर की बॉडी हम लोगों को अभी ऐसी मिलती है कि जब हम लोग हाथ लगाते तो गर्म नहीं मिलेगा, लेकिन उसको और ज़्यादा गर्म होने दो फिर मिलेगा, हाथ लगा के देखना। अभी जो गीजर के ब्लास्ट होने के केसेस आते हैं उसका रीज़न क्या है कि कॉइल तुम्हारी अगर खराब हो गई तो प्रेशर सबसे ज़्यादा, क्योंकि पानी गर्म हो रहा है, पानी अगर गर्म होगा तो वो उबलने लगेगा, मतलब वो वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। वेपर में कन्वर्ट होगा तो वो हाई प्रेशर है स्टीम में कन्वर्ट होगा, हाई प्रेशर है स्टीम में होगा तो स्टीम क्या करता है, फैलने की जगह नहीं मिली तो बड़ा ब्लास्ट खत्म, बराबर। वही चीज होती है तुम्हारे गीजर के अंदर, दैट इज द लॉस। वो 100% एनर्जी वाटर को नहीं मिलती, देयर इज सम लॉस इन सराउंडिंग के अंदर वो लॉस तो होना ही है और होता ही है। सारे डिवाइसेस ऐसे, केल्विन प्लैंक का यही कहना है, सेम चीज क्लॉसियस का यही कहना है, केल्विन प्लैंक की तरह, बस दोनों के अंदर फर्क है। केल्विन प्लैंक ने जो बात की थी वो की थी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के लिए, मतलब हमारा ऐसी इंजन। और क्लॉसियस ने बात की लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर, मतलब हमारा फ्रिज और एसी। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। ये सवाल जीटीयू के अंदर तुम लोगों को इसमें से शायद 3 मार्क्स में पूछा जाए, तो बेसिक डेफिनेशन है या सेकेंड लो। सवाल पूछे जाने का तरीका ये होता है दैट ऑन विच बेसिक लॉ डज योर रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम वर्क्स। तो तुमको पता होना चाहिए कि वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, तुमको ये भी पता होना चाहिए कि वो क्लॉसियस स्टेटमेंट है। वहाँ पर केल्विन प्लैंक लिख के आ गए तो फिर बात खत्म, तो मार्क्स नहीं। बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है, चांस है 1 मार्क्स में पूछे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, कमेंट में आप क्वेश्चन करो, मैं 100% रिप्लाई करूँगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच।